तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 12 सितंबर 2024 का करंट अफेयर। फ्रेंड्स, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। साथ ही साथ हम करंट अफेयर की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं, करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको देते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ किसी बच्चे को चाहिए तो बायो में टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन हो जाइएगा, नहीं तो चैनल पर चले जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की समस्या हो फ्रेंड्स, कमेंट में हमें बताइएगा। किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। तो और फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना। फ्रेंड्स, अभी करंटली में मैं एक और वीडियो इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ कि 2024 की प्रमुख नियुक्तियाँ। इससे फ्रेंड्स 1 से 2 सवाल आते ही हैं। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फ्रेंड्स आप चैनल पर जाकर के विजिट कर लीजिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम आज के करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? तो किस राज्य में? तो वो किए जाएंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट देखें तो अगर हम पॉक्सो का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अधिनियम के तहत बाल यौन उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों को जल्दी से सुलझाने के लिए बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल में यह कोर्ट न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए स्थापित किया जा रहे हैं। पॉक्सो मामलों में तेजी से निर्णय दिलाने के लिए इन कोर्ट्स की स्थापना की जा रही है। इन कोर्ट्स का उद्देश्य पीड़ित बच्चों को शीघ्र न्याय देना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर यह पहल की है। पॉक्सो कानून 2012 में लागू किया गया था और तब से कई सुधार हुए हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि 11 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 11 सितंबर 2024 को फ्रेंड्स कौन सा दिवस मनाया गया है? वो मनाया गया है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में डिटेल अगर हम जाने तो यह दिवस उन वन कर्मियों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने जंगलों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। यह दिवस वन संरक्षण के महत्व पर जागरूकता फैलाने का काम करता है। वन शहीद दिवस को पहली बार 1993 में मनाया गया था। वन शहीद दिवस पर वन विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना जीवन बलिदान देने वालों की याद में इस दिवस में विशेष कार्यक्रम होते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में यह दिवस अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वन्य जीव और वन संरक्षण के महत्व को उजागर करना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो फ्रेंड्स कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र न्यूयॉर्क में हुआ है फ्रेंड्स? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का फ्रेंड्स कौन सा सत्र न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ करंटली में? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा 79वां। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो संयुक्त राष्ट्र महासभा दुनिया भर के 193 देशों का एक मंच है। इस सत्र में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे जलवायु परिवर्तन, शांति और सुरक्षा। महासभा के इस सत्र का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है। न्यूयॉर्क में हर साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र होता है। इस बार 79वें सत्र में विकासशील देशों की प्रमुख समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। महासभा के सत्र में सभी सदस्य देशों को बराबरी का अधिकार होता है। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने पर भी चर्चाएं की गई है। फ्रेंड्स, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने के बारे में मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स लास्ट में आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है, उसका आंसर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो ये ऑल एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दिए। कुछ भी सजेशन आपको देना हो फ्रेंड्स, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल दीजिएगा।
तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि एनसीआर के लिए सीएक्यूएम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है राजेश वर्मा को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो राजेश वर्मा को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएक्यूएम दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को नियंत्रित और बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। यह आयोग वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नीति निर्माण और क्रियान्वयन को देखरेख करता है। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की समस्या गंभीर है, खासकर सर्दियों के मौसम में। राजेश वर्मा को यह जिम्मेदारी एनसीआर के प्रदूषण संकट को हल करने के लिए दी गई है। एसएक्यूएम वायु प्रदूषण से जुड़ी घटनाओं की निगरानी और रिपोर्टिंग करता है। राजेश वर्मा इसके पहले विभिन्न सरकारी पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे थे फ्रेंड्स, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर उनका ध्यान रहा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें अगर हम तो हाल ही में भारत किस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। फ्रेंड्स, भारत किस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया करंटली में, तो वो बन गया 5G स्मार्टफोन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 5G स्मार्टफोन बाजार में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है भारत में 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत के बाद स्मार्टफोन की मांग तेजी से बढ़ी है। इस क्षेत्र में भारत अब केवल चीन से पीछे है। 5G नेटवर्क की व्यापकता से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों ने भारत में 5G तकनीक के बढ़ते प्रयासों का लाभ उठाया है। 5G स्मार्टफोन के साथ उच्च गति की इंटरनेट सुविधा और बेहतर क्वालिटी संभव हो पाई है। भारत की युवा आबादी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण इस क्षेत्र में बड़ी संभावना है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो रूस ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 कहाँ शुरू किया है। तो फ्रेंड, रूस ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 कहाँ पर शुरू किया गया है, तो फ्रेंड्स वो क्या है, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट देखें तो अगर हम ओसिन 2024 रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसे प्रशांत महासागर में शुरू किया गया है। इस अभ्यास में रूस की नौसेना की कई प्रमुख युद्धपोत और सबमरीन शामिल है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। ओसिन 2024 का उद्देश्य रूस की नौसेना की क्षमता और तटवर्ती सुरक्षा को बढ़ाना है। रूस के इस अभ्यास में मित्र देशों को नौसैनिक दल भी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास से रूस के समुद्री सुरक्षा तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ओसिन 2024 का मकसद क्या है, तो रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना है, खासकर प्रशांत महासागर क्षेत्र में फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किस प्रमुख भारतीय नेता की आत्मकथा 5 डिसेंट्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है। तो किस भारतीय नेता की आत्मकथा का विमोचन हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सुशील कुमार शिंदे की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अगर हम जाने तो सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा 5 डिसेंट्स इन पॉलिटिक्स का हाल ही में विमोचन किया गया है। यह आत्मकथा उनके राजनीतिक जीवन के 50 वर्षों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है। शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों और चुनौतियों का जिक्र किया है। शिंदे की आत्मकथा राजनीतिक नेतृत्व, संघर्ष और सेवा की प्रेरक कहानी है। पुस्तक में भारत की राजनीति के बदलते परिदृश्य का विश्लेषण भी किया गया है। तो हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस देश के नए सेना अध्यक्ष के रूप में अशोक राज सिंघडेल को शपथ ली है। तो अशोक राज सिंघडेल ने शपथ ली है। तो फ्रेंड्स, किस देश के नए सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट जाने तो अगर हम अशोक राज सिंहडेल ने नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली है। उन्होंने नेपाल की सेना की जिम्मेदारी संभालते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए संकल्प लिया। सिंहडेल नेपाल के फ्रेंड्स 44वें सेना प्रमुख बने हैं। उन्होंने देश की सेना में कई सुधार लाने का वादा किया है। नेपाल की सैन्य नेतृत्व में यह बदलाव देश की सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। फ्रेंड्स, नेपाल की सेना ने क्षेत्रीय सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अशोक राज सिंहडेल की नियुक्ति नेपाल के राजनीतिक और सैन्य संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किस भारतीय लेखक को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में किस भारतीय लेखक को फ्रेंड्स सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा होगा प्रशांति राम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा। इसके बारे में अगर हम थोड़ा डिटेल जाने तो प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी, चीनी, मलय और तमिल भाषाओं में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार साहित्य उत्कृष्टता के लिए सिंगापुर का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। प्रशांति राम ने अपनी कृतियों में प्रवासी भारतीयों के जीवन और संघर्षों को चित्रित किया है। उनके लेखन में संस्कृति और पहचान के मुद्दों को प्रमुखता से उभारा गया है। यह पुरस्कार सिंगापुर के साहित्यिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। प्रशांति राम की कृतियां वैश्विक स्तर पर भी सराही जा रही है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हमारा देखें तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की फ्रेंड्स रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो वो मिला है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल फैक्ट जाने तो अगर हम 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह रैंकिंग देशों की शिक्षा, जीवन स्तर, आर्थिक स्थिरता और शांति के आधार पर की जाती है। स्विट्जरलैंड अपनी उच्च जीवन गुणवत्ता और शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर जर्मनी और तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है। रैंकिंग में स्विट्जरलैंड को स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा को भी सराहा गया है। स्विट्जरलैंड की तटस्थ विदेशी नीति और स्थिर अर्थव्यवस्था ने उसे शीर्ष पर पहुंचाया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हुआ है फ्रेंड्स? तो हाल ही में किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा सर्जिया मेंडेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम जाने तो सर्जिया मेंडेस एक प्रसिद्ध ब्राज़ीलियन संगीतकार और निर्माता थे। उन्होंने अपने करियर में बोसा नोवा और जैज संगीत में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उनके कई गाने और एल्बम वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुए हैं। सर्जिया मेंडेस ने ब्राज़ीलियाई संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लोकप्रिय बनाया है। उन्हें ब्राज़ील छाछमनेट के लिए उनके बैंड के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उन्होंने 1960 के दशक में स्क्यूनेडा जैसे हिट गाने दिए हैं फ्रेंड्स। संगीत जगत में उनका योगदान को कई पुरस्कारों के सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में किस अभिनेत्री ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा जेमी ली कार्टिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने तो अगर हम जेमी ली कार्टिस एक प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री है जिन्हें हॉलीवुड में स्क्रीम क्वीन कहा जाता है। उन्होंने हाल ही में अतिथि अभिनेत्री की श्रेणी में क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। जेमी ली कर्टिस ने कई हॉरर फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। उनका यह पुरस्कार टेलीविज़न में उनकी उत्कृष्ट अतिथि भूमिका के लिए दिया गया है। उन्हें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस में उनकी भूमिका के लिए विशेष सराहना मिली।
कार्टिस ने अपनी बहुआयामी प्रतिभा के लिए कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। यह पुरस्कार उनके लंबे और सफल करियर का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है फ्रेंड्स। अगला मेन क्वेश्चन देखें तो भारत और यूएई के बीच हाल ही में किस प्रकार का ऐतिहासिक समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स वह है परमाणु ऊर्जा समझौता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हमारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में महाराष्ट्र में कौन सा विश्वविद्यालय 80% आरक्षण के साथ स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जनजाति विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा हमारा। सो फ्रेंड्स अब आपके क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा आपके लिए। इसका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। अगर सच में ईमानदारी से किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन बोल दीजिएगा, हम लेकर के जरूर आएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपका होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि 45वां फिनडे शतरंज ओलंपियाड किस देश में शुरू हुआ है? ये 4 ऑप्शन है आपके। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।